गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहला था नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा था करेंट एसेट्स। यही दो भाग था जिसमें हमने क्लासिफाई किया था एसेट्स को, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। आपको याद होगा हमने ये पार्ट ओवर किया था, आज हमें ये करना है। इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन किया था हमने, जिसको कहते हैं फिक्शियस एसेट। ये सबसे लास्ट में डील करेंगे। करंट एसेट्स और फिक्शियस एसेट, करंट एसेट्स और फिक्शियस एसेट ही हमें डील करना है और हमें समझना है करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्शियस एसेट्स क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिक्शियस एसेट को, सॉरी करंट एसेट्स को। हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स करंट एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या अंतर है, नाम ही में है करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो करंट हो, नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट हो। नॉन करंट मतलब, करंट और नॉन करंट मतलब होता है, नॉन करंट मतलब जो कि तुरंत के तुरंत अकर ना हो, और करंट मतलब होता है जो तुरंत के तुरंत अकर हो। यानी जिन एसेट्स का फायदा, एसेट्स का मतलब ये होता है फायदा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यही पढ़ा था हमने। तो जिन एसेट्स का फायदा आप फ्यूचर में एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए लेते हैं, the assets whose benefit is incurred after a period of 1 year or period of 1 or more year, those are called as assets। और कौन सा एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं जिन एसेट्स का फायदा एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं, एक साल से कम पीरियड के लिए। जिन एसेट्स का फायदा एक साल से कम पीरियड के लिए मिले, उन एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। These are those assets whose benefits are availed within a period of 1 year। तो आप करंट एसेट्स को बोल सकते हैं कि these are those assets, these are those assets whose benefits is achieved within a period of 1 year। एक अकाउंटिंग ईयर से पहले का बेनिफिट अगर आपको मिल जाए किसी एसेट्स में, तो उन एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ 1 ईयर। यही डिफरेंशिएट करता है करंट और नॉन करंट को। तो जिनका फायदा आपको एक साल से कम पीरियड के लिए मिले, उन तरह के बेनिफिट और बेनिफिशियल एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। और जिनका फायदा आप एक साल से कम पीरियड, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए कमाते हैं, उन एसेट्स को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। बोलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं
The first and foremost example is current assets का, that is cash in hand. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड का मतलब होता है जो पैसा, जो रोकड़ा, जो नगद राशि आप हाथ में रखते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उन नगद राशि को क्या कहते हैं? कैश इन हैंड. जो पैसा आप अपने पास रखते हैं, अपने वॉलेट में, अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह में रखते हैं, उनको कहते हैं कैश इन हैंड. क्या ये वो वॉलेट का पैसा आप तुरंत खर्च कर देते? जी हाँ. 1 साल के बाद खर्च करते हैं? जी नहीं, तुरंत खर्च कर देते हैं. लॉकर का पैसा तुरंत? जी हाँ, इसीलिए तो लॉकर में रखे हैं, बैंक में नहीं रखे हैं. हालांकि बैंक का भी पैसा हम ज्यादा दिन नहीं रखते. तो हम जो पैसा तुरंत के तुरंत खर्च करते हैं, यानी उस पैसे को खर्च करके इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त कर ले रहे हैं विदिन 1 ईयर, तो उन एसेट्स का बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है? 1 साल के अंदर मिल रहा है. 1 साल के अंदर खर्च करके 1 साल के अंदर बेनिफिट आपको मिल जा रहा है, तो वो कहलाता है करंट एसेट्स, कैश इन हैंड. सेकेंड एग्जांपल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. सॉरी, इसको ना कैश तो हम दिखा चुके हैं, सिर्फ कैश इक्विवेलेंस दिखाते हैं. हम सिर्फ कैश इक्विवेलेंस दिखाते हैं. कैश इक्विवेलेंस. सर ये क्या होता है? कैश इक्विवेलेंस का मतलब होता है जो कैश नहीं है पर लगभग कैश ही है. इट्स इक्वल टू कैश. जो रियल में कैश नहीं है पर वो कैश ही के जैसा है. जैसे कि चेक. अकाउंट्स में तो आप जानते हैं चेक को हम बैंक से यूज करते हैं, टर्म से, टर्मिनोलॉजी बैंक यूज करते हैं. जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डीडी, बैंकर्स चेक, डीडी या बैंकर्स चेक. इन तरह के एसेट्स जो हैं इनको कहते हैं डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक. इन तरह के एसेट्स को कहते हैं कैश इक्विवेलेंस. जो कैश नहीं लेकिन लगभग कैश है. क्या आप बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी तुरंत खर्च कर देते? जी हाँ. अगर उसका फिक्स डिपॉजिट ना करें, सेविंग वगैरह, तो तुरंत नॉर्मली माना जाता है खर्च कर देते हैं. और हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और बिजनेस में तो यही होता है. उनका करंट अकाउंट होता है, तुरंत आता है पैसा, तुरंत जाता है, तुरंत आता है, तुरंत आता है. मतलब पैसा आता है जाता है, हमेशा पैसा का ट्रांजेक्शन होता है. वो 1 साल से पहले ही खर्च कर देते हैं. इसीलिए इनका भी इकोनॉमिक बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है, और इसीलिए इनको भी करंट एसेट्स का पार्ट कहा जाता है. तीसरा, थर्ड एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा. और भी बड़े सारे एसेट्स है करंट एसेट्स. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं डेटर्स का. ये डेटर्स क्या होते हैं सर? इसको समझते हैं एग्जांपल से. डेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है डेटर्स क्या होते हैं, पर फिर भी मैं एक बार और बताता हूं डेटर्स होते क्या है. डेटर्स वो बंदे हैं जिनको आप सामान उधार पे बेचते हैं. डेटर्स वो बंदे हैं जिनको आप सामान उधार पे बेचते हैं, और बदले में आप सामान का पैसा जो है तुरंत नहीं लेते हैं, फ्यूचर में लेंगे. द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. जिनको आप सामान बेचते हैं पर उधार पे, आज नहीं पैसा उसका लेंगे. उसका पैसा कब लेंगे? बड़े सालों बाद. बड़े सालों नहीं, महीनों के बाद. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर ए है. मिस्टर ए ने अपना सामान बेचा है मिस्टर बी को. सपोज 5 लाख का सामान बेचा है, 5 लाख का सामान बेचा है, उधार पे बेचा है, दैट इज क्रेडिट पे बेचा है. उधार मतलब क्रेडिट पे बेचा है. किसको? मिस्टर बी को. मिस्टर बी इस 5 लाख को
मिस्टर ए को क्या कर देगा, वापस करेगा। 5 लाख को क्या करेगा, मिस्टर ए को वापस करेगा, पर तुरंत थोड़ी पैसा वापस करेगा। ये सोल्ड किए गुड्स या सामान, जो भी सामान आपने बनाया वो सामान को बेचे हैं, मिस्टर ए ने बेचा है किसको, मिस्टर बी को, उधार पे, और मिस्टर बी इसका पैसा वापस करेगा, पर आज नहीं, कुछ महीनों के बाद। ये ऐसा समझिए कि आप किराया दुकानदार हैं, आप मान लीजिए दुकानदार है, आप दुकान में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, बगल में एक बंदा आता है, वो बोलता है भैया ये सामान दे दो, उसने सामान दे दिया, आपने सामान दे दिया, और आपने जब उसको सामान दे दिया तो आपने उस एक खाता निकाला और उस खाते मतलब बुक में लिख दिया कि इस बंदे का इतना उधार पे मैंने बेचा। वो बंदा उधार पे खरीदता है सामान, आप सामान। कई बार होता है हम किराने वगैरह शॉप पे या जनरल स्टोर्स पे जाते हैं, और जनरल स्टोर्स पे हम क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदने के बाद बोलते हैं भैया उधार पे खाते में लिख लो। वो खाते में लिख लेता है कि इतने का आपने उधार पे खरीदा, महीने के अंत में आप जाके पे कर देते हैं जितना भी होता है। कई बार ऐसा हुआ है और होता रहा है। सिमिलरली मिस्टर ए ने उधार पे बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने उधार पे बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी बोलता है मैं आज नहीं पे करूंगा, मैं फ्यूचर में पे करूंगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने शुगर केन बेचा है मिस्टर बी को, तो शुगर केन इसने खरीद लिया, इससे ये शुगर बनाएगा और मार्केट में बेचेगा। जब मार्केट में बेचेगा और मार्केट में बेचने से पैसा आ जाएगा तो मिस्टर बी मिस्टर ए को पे कर देगा। तो आज के लिए तो वो उधार ही पे खरीदा उसने। तो जब मिस्टर ए मिस्टर बी को उधार पे सामान बेचता है तो पता है मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान उधार पे बेचा, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अपने बुक्स में, अपने खाते में क्या दिखाएगा पता है? वो खाते में क्या लिखता है आपको? वो लिखता है ये मेरा डेटर है, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स आर दोज पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर वो बंदा होता है जिसको आप सामान उधार पे बेचते हैं और ही विल रिसीव द पेमेंट इन फ्यूचर। डेटर वो बंदा होता है जिसको आप सामान क्या बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान उधार पे बेचा, तो मिस्टर ए के लिए क्या हुआ? मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी मेरे लिए डेटर्स हुआ क्योंकि मिस्टर बी को मैंने उधार पे सामान बेचा है, कल को मिस्टर बी मुझे वापस कर देगा 5 लाख रुपए। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को बेचता है तो मिस्टर बी डेटर्स हुआ मिस्टर ए के। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को सामान उधार पे बेचते हैं, दैट पर्सन बिकम्स योर डेटर्स। तो डेटर वो बंदा होता है जिसको आपने सामान उधार पे बेचा है और फ्यूचर में वो पैसा पेमेंट कर देगा। ये है डेटर्स। बोलिए, ठीक है? बताइए, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को जब सामान उधार पे बेचेगा तो उधार पे सामान पहुंचते ही साथ में क्या दे देगा? बिल दे देगा कि भैया इतने का सामान है, 5 लाख का सामान है, बिल देना पड़ेगा। बिल बिना दिए होगा क्या? नहीं, बिल तो देना पड़ेगा। बिल देगा मिस्टर ए। ये नॉर्मल है कि भाई सेलर जब आपको सामान बेचता है तो बदले में आपको क्या देता है? बिल देता है। उसी तरह से मिस्टर ए भी मिस्टर बी को उधार पे सामान बेच रहा है या कैश में भी सामान बेचे तो भी मिस्टर ए मिस्टर बी को साथ में क्या देगा? बिल देगा कि भैया इतने का बिल हुआ, 5 लाख का बिल हुआ। मिस्टर ए फ्यूचर में मिस्टर बी से वो बिल का पैसा वापस ले लेगा। भाई मिस्टर ए ने सामान भी दिया और साथ में क्या दिया? बिल भी दिया। बिल मिस्टर बी साइन करेगा कि ठीक है हम फ्यूचर में वापस कर देंगे पैसा। मिस्टर बी फ्यूचर में मिस्टर ए को पैसा देगा। तो इस बिल से मिस्टर ए को फ्यूचर में पैसा आएगा। इस बिल से मिस्टर ए को फ्यूचर में पैसा आएगा। इसीलिए इस बिल को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसीलिए इस बिल को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। भाई मैंने सामान उधार पर बेचा मिस्टर बी को, तो मेरे लिए मिस्टर बी कौन हुआ? डेटर हुआ। ठीक बात है। डेटर को मैंने अब बिल भी दिया। अब ये जो बिल है इससे बिल का पैसा मिस्टर ए के पास फ्यूचर में आएगा, इसलिए वो बिल का नाम क्या होगा? बिल से पैसा फ्यूचर में आएगा, इसलिए उस बिल का नाम होगा बिल्स रिसीवेबल। क्या डेटर से फ्यूचर में फायदा आने वाला? जी हाँ। डेटर वो बंदा होता है जो हमको फ्यूचर में पे करेगा। आज मैंने सेल कर दिया, फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, यानी फ्यूचर में ये बंदा मेरे को पे करेगा,
तो आज मैंने सामान बेचा, फ्यूचर में मुझे फायदा आएगा, तो फ्यूचर में फायदा आएगा तो एसेट है। कितने दिनों के अंदर आएगा? सोचो ना, एक किराने की दुकान में आप उधार पे सामान लेते हो तो वो क्या 1 साल के बाद पैसा मांगता है? जी नहीं, वो तो 2-1 महीने बाद ही पैसा मांगता है, बोलता है पैसा दो। 1 महीना का हार्डली उधार देता है या 2 महीने का। तो उधार पे अगर सामान बेचते तो 3-4 महीना से ज्यादा का उधार पे सामान नहीं बेचते हैं, वो तुरंत 1 साल के अंदर पेमेंट हो जाता है। क्योंकि 1 साल के अंदर पे हो जाता है इसलिए इसका नाम होता है, क्योंकि इसको 1 साल के अंदर पेमेंट मिल जाएगा, इस बंदे को, मिस्टर ए को 1 साल के अंदर डेटर से पैसा मिल जाएगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और 1 साल के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं करेंट एसेट्स। सिमिलरली बिल का भी पैसा, भाई बिल ही का पैसा तो मिल जाएगा, तो बिल का पैसा जब मिस्टर ए को दे ही देगा तो इस बिल के पैसे को क्या कहते हैं? करेंट एसेट्स। क्योंकि ये पैसा 1 साल के अंदर आ जा सकता है, इसलिए इसको करंट एसेट कहते हैं। और एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्यूचर में इससे बेनिफिट होगा, मैंने आज बेचा है सामान, फ्यूचर में पैसा आएगा, तो इसलिए एसेट। बोलो क्लियर है आपको? डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर कौन होते हैं? मैं लिख देता हूं। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन which debtors are the individuals or entities to whom goods are sold on credit, जिनको आप गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, एंड दे विल पे such amount, पे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, पे लिखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पे नहीं लिख के रिसीव लिख सकते हैं। On credit, and the amount of goods sold will be received in future. From them, उनसे गुड्स मिल जाएगा फ्यूचर में। व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल these are the amount of goods sold on credit to be received in future from debtors. debtors से जो पैसा फ्यूचर में आएगा उसको कहते हैं बिल्स। आपको पता है ये डेटर्स और बिल्स मिलाकर क्या बनता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिलाकर बनता है ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। इसको दूसरे नाम से, ट्रेड रिसीवेबल्स को ही दूसरे नाम से कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। है ना?
इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट एसेट्स के एग्जांपल में तीसरे नंबर पे आपने लिखा डेटर्स, चौथे नंबर पे आपने लिख लिया क्या, बिल्स रिसीवेबल। और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को टोटल क्या कहते हैं, आपने फर्स्ट लिखा था कैश इन हैंड, सेकेंड लिख रहा था कैश इक्विवेलेंस, कैश इक्विवेलेंस में आया था चेक वगैरह, इसमें एक होता है कैश एट बैंक, इसको सीधा सीधी कह सकते हैं। थर्ड आपने लिखा था डेटर्स, ये डेबिटर्स नहीं होता है, डेटर्स होता है, इसको ट्रेड डेटर्स भी कहते हैं, ट्रेड डेटर्स। फोर्थ आपने लिखा बिल्स रिसीवेबल, ये डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। एक और होता है एसेट, करंट एसेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंटरीज भी कहते हैं। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से स्टॉक और इन्वेंटरी में अंतर तो है, पर बेसिकली हम स्टॉक को इन्वेंटरीज भी कहते हैं। ये स्टॉक जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मैं डिफरेंस बताऊंगा, स्टॉक और इन्वेंटरीज में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, लेकिन आपको 11th में 12th में स्टॉक को इन्वेंटरीज ही समझ के पढ़ना, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं करा। बताऊंगा वैसे स्टॉक और इन्वेंटरीज में क्या अंतर। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, इसको ऐसे एग्जांपल से समझो। सपोज मैं शुगर केन से शुगर बनाता हूं। शुगर केन से शुगर बनाने के लिए पहले ये शुगर केन को एक मशीन में डालते हैं और इससे निकालते हैं जूस, फिर उसके बाद फिर कुछ और काम करके फिर मैं शुगर बनाता हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं। ये शुगर केन जो है ना, शुगर केन, ये शुगर केन मेरे लिए रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इसको एक और नाम से कहते हैं हम अकाउंट्स में और इको में भी, इनपुट्स। रॉ मटेरियल या इनपुट कहते हैं। शुगर जो है ना, शुगर, ये बनकर तैयार हो गया, इसलिए इसका नाम फाइनल गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट्स कहते हैं। फाइनल गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, या इसको आउटपुट भी कहते हैं। आउट हो गया, देखो आउटपुट, ये इनपुट, इसको इन किए मशीन में, मशीन से निकला आउट, आउट होके निकला शुगर, तो आउटपुट हो गया। ये जो जूस है ये ना तो बना है, ना ही अभी शुगर केन है, ना ही शुगर है, बीच का प्रोसेस है, इसलिए ये वर्क अभी प्रोग्रेस में है। वर्क अभी बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रॉ मटेरियल्स, जो शुगर केन हमने मंगाया, जो शुगर केन हमने मंगाया किस लिए? शुगर केन हमने मंगाया ताकि हम उसको रख पाए। शुगर केन हमने मंगाया किस लिए बताइए? ताकि हम शुगर केन से शुगर बना पाए। तो शुगर केन को मंगाकर क्या करेंगे? उस शुगर केन को मंगाकर हम गोडाउन में रख देंगे। गोडाउन में जब हम शुगर केन को रख देंगे और वो शुगर केन गोडाउन में जब रखा रहेगा, तो वो शुगर केन आपका क्या हो जाएगा?
गोडाउन में रखा हुआ है तो उसको कहेंगे स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या? बल्क ऑफ क्वांटिटी जो एक साथ इकट्ठा करके क्राउड में रखा जा सकता है। बल्क ऑफ क्वांटिटीज विच इज केप्ट इन अ गोडाउन, जो चुपचाप इकट्ठा करके रखते हैं, जिन चीजों को आप इकट्ठा करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में उनसे फायदा कमा पाए, उनको स्टॉक कहते हैं। तो हम रॉ मटेरियल से शुगर केन मंगाते हैं ट्रक से और लाकर डायरेक्टली मशीन में थोड़ी डाल देंगे। हम तो लाकर मंगा कर रख लेते हैं कि फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तो मशीन में डालेंगे, फिर शुगर बनाएंगे। हम लाए और गोडाउन में रख दिए। गोडाउन में जब शुगर केन पड़ा हुआ है तो वो क्या है? रॉ मटेरियल इनपुट। द रॉ मटेरियल विच इज केप्ट इन गोडाउन इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी मशीन। ये क्या सर? जब आप स्टॉक को रॉ मटेरियल की तरह नहीं रखकर आप उसको मान लीजिए शुगर केन से जूस बनाया, तब तक समय खत्म हो गया लेबर का और लेबर घर चले गए। क्योंकि लेबर घर चले गए तो उन्होंने अभी ये जूस बनाकर रखा था, अभी शुगर बनाना बाकी है, तब तक वो घर चले गए तो जूस बनाकर बना रह गया। तो उस दिन जूस बना रह गया, अभी तक शुगर नहीं बनाया, तो जूस का जूस रह गया, इसलिए ये वर्क पूरा हुआ नहीं, तो ये वर्क प्रोग्रेस में, इसलिए इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो मशीन में पड़ा हुआ है जूस स्टॉक में इकट्ठा, वो कहलाएगा स्टॉक इन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। द प्रोडक्ट which is not yet has been formed as a final product, which is in the stage of final production, that bulk quantity is called as stock of work in progress. That bulk quantity is called as stock of work in progress. Stock of finished goods. जब मशीन से शुगर बन गया, जब मशीन से शुगर बन जाता है, तो शुगर बन जाता है तो शुगर फाइनल गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट कहलाता है, और ये शुगर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पार्ट होता है। यानी कि जो बनकर आपका तैयार है, जो प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार है आउटपुट के लिए, ताकि आप मार्केट में बेच सके। तो क्या इसको डायरेक्टली मार्केट में बेच देंगे? नहीं। जैसी मशीन से बनकर जाता है, बोरी में पैक होता है, और पैक होकर क्या कर देते हैं हम? गोडाउन में रख देते हैं, और गोडाउन में कोल्ड स्टोरेज में वो पड़ा रहता है। बताइए, तो जो गुड्स वो गोडाउन में कोल्ड स्टोरेज में चुपचाप पड़ा हुआ है, उन गुड्स का नाम होता है फिनिश प्रोडक्ट। हमने शुगर को शांति से रख दिया है, हमने शुगर को शांति से शुगर बनाकर गोडाउन में रखा हुआ है, तो जो बल्क में गोडाउन में रखा हुआ है उसको कहेंगे फिनिश प्रोडक्ट, उसको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहेंगे। व्हाट आर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और व्हाट आर स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट? फिनिश गुड्स और फिनिश प्रोडक्ट का मतलब होता है these are those stocks which are kept in the godown as finished product. The finished product which is kept in bulk in the godown, that is called as sugar, that is called as stock of finished product. मुझे बताइए, क्या ये तीनों स्टॉक है? जी हाँ, इकट्ठे रखे जाते हैं। सर ये तीनों एसेट कैसे है? भैया इनको रॉ मटेरियल को आप यूज करोगे और आउटपुट बनाओगे तो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फिनिश प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वो फ्यूचर में सेल होगा तो आप पैसे कमाएंगे, तो वो बेनिफिट देगा। और कितने दिनों में सेल हो जाएगा? क्या 1 साल के बाद बेचेंगे? जी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि गोडाउन में आप 1 साल के बाद बेचेंगे गोडाउन से निकाल के? जी नहीं, आप तुरंत के तुरंत बेच देंगे। इसलिए ये स्टॉक भी क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, क्योंकि ये स्टॉक को तुरंत के तुरंत या तो यूज कर लेंगे या फिर बेच देंगे। 1 साल के अंदर वो यूज या बिक जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं बताइए? करंट एसेट्स कहते हैं। एसेट्स क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट देगा, और करंट इसलिए क्योंकि वो 1 साल के अंदर ही बेनिफिट दे देगा। ये 5 एग्जांपल्स मैंने कराए हैं आपको। इसके अलावा 2 और एग्जांपल्स हैं जो मैं लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं। तो उसके लिए कुछ जगह छोड़ दीजिए, अराउंड 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, काफी चल रहे हैं। और बाकी हम आगे प्रोसीड करते हैं फिक्शियस एसेट में। मैं आपको बता दूं इसमें मैं स्टॉक और इन्वेंट्रीज का डिफरेंस बता रहा हूं अभी। स्टॉक और इन्वेंट्रीज में क्या आते हैं? देखो, स्टॉक और इन्वेंट्रीज में अंतर क्या है? स्टॉक और इन्वेंट्रीज में अंतर क्या? देखो, स्टॉक और इन्वेंट्रीज, स्टॉक और इन्वेंट्रीज में क्या डिफरेंस है? स्टॉक छोटा टर्म है, नैरोअर टर्म है, और इन्वेंट्रीज क्या है? वाइडर टर्म है।
पागल चल रहा है भाई, बिना चीज अच्छा इन्वेंटर्स लिख दिए थे ना, इन्वेंट्रीज हो गए। इन्वेंट्रीज। स्टॉक और इन्वेंट्रीज में क्या अंतर है? इन्वेंट्रीज जो है वो वाइडर टर्म है, स्टॉक नैरोअर टर्म है। इन्वेंट्रीज क्या होता है सर? स्टॉक क्या होता है सर? इन्वेंट्रीज में क्या क्या आते हैं? इन्वेंट्रीज में स्टॉक तो आता ही आता है, प्लस इसमें आता है लूज टूल्स। ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से बता। लूज टूल्स प्लस इसमें आता है स्पेयर्स, प्लस इसमें आता है स्टोर्स। यानी इन्वेंट्रीज के अंदर आता है स्टॉक। स्टॉक छोटा टर्म है, इन्वेंट्रीज बड़ा टर्म है। इन्वेंट्रीज के अंदर आता है स्टॉक। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? मशीन के बोल्स, मशीन के नट्स, मशीन की चीजें इज कॉल्ड लूज टूल्स। स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब मशीन के पार्ट्स। लूज टूल्स मतलब हुआ बोल्ट्स, नट्स एक्सेट्रा, जबकि स्पेयर्स मतलब हुआ मशीन के पार्ट्स। जैसे कि मशीन्स का कोई पार्ट, कुछ भी, उसके विंगर्स हो गए, ठीक है, या फिर उसके जो टिन हो गया कोई, ये जो भी पार्ट्स हैं वो। और स्टोर्स का मतलब क्या होता है? स्टोर्स मतलब होता है जो ऑयल रखे हैं आप, मशीन का जो ऑयल रखे। ऑयल मतलब कि तेल, मशीन की तेल को कहते हैं स्टोर्स। ये स्टॉक, लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स सब मिला दो तो इन्वेंट्रीज बनता है। यानी इन्वेंट्रीज में सिर्फ स्टॉक ही नहीं आता है, लूज टूल्स भी आता है जो पड़ा हुआ है आपके पास, किस लिए? लूज टूल्स की तरह, लूज टूल्स की तरह, यानी नट बोल्ट्स वगैरह, स्पेयर्स की तरह, उस मशीन्स का पार्ट्स, और स्टोर्स की तरह। बोलिए, क्लियर है आपको? और ये जो मैंने बताया है ये AS2 के हिसाब से बताइए। करंट एसेट्स क्लियर हो गया आपको? यही है आपका करंट एसेट्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिक्शियस एसेट में, नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करते हैं फिक्शियस एसेट।